नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार राहुल गांधी ने क्यों प्रधानमंत्री को कहा कि अडानी अंबानी का 10 साल में पहली बार नाम लेकर डर गए नरेंद्र मोदी। क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की विदाई तय है, अब तो ढोल नगाड़ों से करेंगे विदाई। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लपेटा, कहा फिलहाल विदाई के समय याद आने लगे अडानी अंबानी प्रधानमंत्री को। और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के सत्ता से जाने के पूरे आंकड़े हो गए थे, आखिरकार नरेंद्र मोदी को दोस्तों सत्ता से जाना ही होगा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सच से भागते हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी एक भी बार अडानी या अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन अचानक से दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का नाम लेता है, वो भी राहुल गांधी को ताना मारने के लिए। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि क्या आपको अभी भी लगता है कि अडानी और अंबानी को लेकर जो आपने सवाल पूछा है वो सही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री से आप मेरे घर पर ईडी और सीबीआई भेज दो और जांच कराओ, कहीं अडानी अंबानी ने पैसा तो नहीं दिया। राहुल ने कहा कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि अडानी अंबानी टेम्पो में पैसा भरकर भेजते। एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी ने ताना मारा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को पता है कि कैसे उनको खिलाड़ी को अपनी पिच पर लाना है। 10 साल में नरेंद्र मोदी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये तक कह दे कि जो राहुल कहते हैं अडानी अंबानी का जिक्र जो करते हैं वो गलत है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ने ये तक कभी नहीं किया, क्योंकि वो अडानी और अंबानी के नाम से भागते थे, डरते थे। लेकिन अब जब चुनाव आ गए, जब विदाई का समय है दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी पर गेम खेला, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बॉल को उन्हीं की तरफ घुमा दिया, यानी कि खुद की पिच पे वो बॉल चली गई है वापस। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है बीजेपी ने। अखिलेश ने कहा पूरे देश को 2014 के बाद से ये उम्मीद देना कि हम देश को विश्व गुरु बना देंगे या फिर देश से महंगाई बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे, इस तरीके के हज़ारों जुमले दिए गए थे दोस्तों। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं और तमाम तरीके के जुमले, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके की बयानबाजियाँ चली, मैं आज भी वो बयान मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी का मैं पुराना बयान देखता हूँ, 2013 या 12 का है। 2013 में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह साहब पेट्रोल डीजल के दाम कम करें माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम लोगों को आतंकवाद की तरह मार रहा है। ये किसका बयान था? नरेंद्र मोदी का। लेकिन खुद ने क्या करा? पिछले 10 सालों से पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ है? 120 रुपये के पेट्रोल पार है दोस्तों। डीजल का दाम कभी इतना नहीं था ज़िंदगी में। पेट्रोल से हमेशा बहुत नीचे रहता था डीजल, लेकिन आज डीजल पेट्रोल के मुकाबले हो गया है। तो आप समझिए, महंगाई तो मनमोहन सिंह साहब ने कंट्रोल करके रखी थी। 500 रुपये की टंकी मिलती थी, 400 कुछ की, और जनता खुश थी। लेकिन आज दोस्तों एलपीजी के दाम 1000 रुपये की भी 1200 के पार होने वाले हैं। तब जो है मोदी सरकार अपनी बेशर्मी छुपाने के लिए कहती है कि हम महंगाई कम करेंगे, अभी हमें और समय चाहिए। 10 साल लेने के बाद जो इंसान कुछ नहीं करा, जिसने उसको 5 साल और दे दिए तो क्या करेगा? सिर्फ देश में नफरत की खाई खोदी गई, हिंदू मुसलमान किया गया, लोगों को इधर, आधे लोगों को इधर बांट दिया जाता, आधे को उधर बांट दिया जाता। यही नहीं, मैंने अभी देखा लगातार झूठ फैलाया जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, जबकि दोस्तों ये झूठ है। ये नरेंद्र मोदी का फैलाया हुआ झूठ है जो दुनिया में फैलाने लगी है। मुस्लिमों की संख्या दोस्तों पिछले वर्ग जो वो आया था आंकड़ा, उसमें उल्टी कम हुई थी संख्या। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आईना दिखाया संजय सिंह ने। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लिया अडानी मुद्दे पर लपेटे में। दरअसल आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर अडानी वाला हमला किया, तो अब संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को ले लिया लपेटे में। आपको बता दें चले, संजय सिंह ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि जब जब अडानी का नाम आया एक भी बार नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि अब जब विदाई का समय आ गया है, जब पता है कि चुनाव हारने वाले हो, विदाई होने वाली है, तो अडानी अंबानी का नाम लेने लग गए। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि न जाने कितने ही ऐसे घोटाले हैं अडानी के और नरेंद्र
मोदी के कोयले घोटाले से लेकर तो तमाम घोटाले जिसकी मैंने शिकायत दर्ज करवा रखी, लेकिन आज तक वो मुकदमे चालू नहीं हुए, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही अडानी के ऊपर कोई ख़ास करके दोस्तों तो वो की गई कार्रवाई। जाहिर सी बात है ईडी प्रधानमंत्री की है, सीबीआई प्रधानमंत्री की है, भाई ये लोग क्यों कार्रवाई करेंगे? अभी आप बोल दो कि संजय सिंह के ऊपर फिर से जो यहाँ पर कार्रवाई करना है, उन्हें जेल में डालना है, तो सीबीआई और ईडी फिर से जाग उठेगी। या फिर बोल दो अखिलेश को अंदर करना है या फिर राहुल गांधी को अंदर करना है, तो फ़ौरन ईडी सीबीआई सबूत कहीं से भी खोज निकालेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा संजय सिंह सबूत दे रहे हैं, कह रहा है कि भैया अडानी के ऊपर कार्रवाई करो, देखो ये घोटाला हुआ। लेकिन दोस्तों ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये तो वही बात है दोस्तों, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मतलब जिसके पास केंद्र सरकार है वो अपने आप को बाप समझता है दोस्तों, उसको ये लगता है केंद्र सरकार मेरी है, जो मर्जी चाहे वो करूँगा मैं, जिसको चाहे उसको वोट दूंगा, जिसको चाहे उसको वोट नहीं दूंगा। आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, सारा खेल केंद्र सरकार का होता है। एक बार केंद्र सरकार पलटी, नरेंद्र मोदी की जितने भी ये बीजेपी के चमचे घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें कि अरे हाँ रे कांग्रेस तो यहाँ हार जाती है, कांग्रेस तो वहाँ हार जाती है। लगता है बीजेपी वाले अपना इतिहास भूल गए कि 2014 से पहले इनकी क्या गद बनाई थी कांग्रेस ने दोस्तों। जगह जगह इनकी सरकारें कहीं पर भी नहीं थी, कोई इनको वोट तक नहीं देता था, पूछता तक नहीं था। लेकिन अभी इनका वक्त आया है, ऐसे ही ये वक्त गुजर जाएगा, अब कांग्रेस का वक्त आ जाएगा, इंडिया गठबंधन का वक्त आ जाएगा, फिर देखते हैं बीजेपी वाले कितने इतराते हैं। अभी तो दूसरों के विधायक खरीद कर खुश होते हैं, अपनी गाड़ियों में बिठा ले जाते हैं और कहते हैं हमारे पास है। लेकिन दोस्तों आप देखना, जब विपक्ष सत्ता में आ जाएगा ना, लोकसभा की यानी कि केंद्र की दिल्ली में, तब आप देखना यही लोग होंगे जब लोकतंत्र की बातें करेंगे उस वक्त आपसे, हमने तो ये करा था, अब ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, सरकारें गिर रही हैं। जबकि दोस्तों कभी भी विपक्ष की सरकारों ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा होना चाहिए। मैं खुद चाहता हूं दोस्तों कि अब ऐसा बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी के साथ ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए करना ज़रूरी है कि जब तक इंसान को चोट नहीं लगती है ना, तब तक उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बूथ कैप्चरिंग की बीजेपी के नेता ने वीडियो हो गया सोशल मीडिया पे वायरल। लोगों ने जमकर बीजेपी की बेईमानी को दुनिया को बताया। दोस्तों देखिए, बूथ कैप्चरिंग इस तरीके के आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन सवालों से, इन चीज़ों से भागती रही है। पर दोस्तों आखिरकार सच सामने आ ही गया कि सच क्या है, बूथ कैप्चरिंग कैसे की जाती है। मामला है गुजरात का दोस्तों। गुजरात का बीजेपी नेता का जो बेटा है वो बाकायदा बूथ कैप्चरिंग करता है, अपना लाइव वीडियो बनाता है और उसको लाइव कर देता है सोशल मीडिया पर। वो कहता हुआ नज़र आता है कि ईवीएम तो अपने बाप की है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपना। अब आप समझिए, जब खुलेआम बीजेपी के नेता ईवीएम कब्जा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और ख़ुद बीजेपी को भन वोट डाल रहे हैं दोस्तों, तो फिर कैसी जो है यहाँ पर दोस्तों अपन वो कर सकते हैं इनसे ईमानदारी की उम्मीद। अब आपको बताते चलें, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी गुजरात से, उन्होंने ये वीडियो चुनाव आयोग को दिखाया। चुनाव आयोग ने, हालांकि जिन लोगों ने, आपको बता दें उसके साथ 2 लोग और थे जिसने वीडियो बनाया। आप समझिए हिम्मत देखिए उसकी कि एक तो बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, ऊपर से वो उस वीडियो को लाइव कर देता है और वो सबके सामने कहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे बाप की ईवीएम। तो अब आप समझ लीजिए कि भैया कानून इस देश में है या फिर नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आपको बताते चले दोस्तों, इसका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है, भाजपा का नेता बताया जा रहा है, पूर्व अध्यक्ष रामगंज का, ये जो बाघेल का बेटा है। यही नहीं दोस्तों, सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करते हुए उसने वीडियो जो लाइव किया है, ये वीडियो सबने देखा। हालांकि इस वीडियो को जब खूब गर्मा गर्मी हो गई तो इस वीडियो को उसने डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था या फिर किसी ने डाउनलोड करके रख लिया था। अब ये वीडियो जब चुनाव आयोग को दिखाया गया तो चुनाव आयोग ने इस पर हालांकि अभी कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन जो लोग ने ये वीडियो वायरल किया था उसमें 2 लोग पकड़े गए। लेकिन जो बीजेपी का नेता का जो बेटा है मेन, वो फरार है दोस्तों। तब आप समझ सकते हैं कि गुजरात मॉडल की कैसे धज्जियाँ उड़ी हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप तो ये कहना छोड़ ही दीजिए कि हम इसको गुजरात मॉडल बनाएंगे, क्योंकि भैया गुजरात मॉडल में तो खुलेआम लूटपाट, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। ऊपर वाला ना करे कि सब चीज़ें जो है वो गुजरात मॉडल से बनाई जाएँ, वरना भैया लोग खुलेआम लोगों को मारेंगे, मर्डर करेंगे और कहेंगे देखो हम तो किसी से नहीं डरते, हम बीजेपी नेता के लड़के हैं। वाह भैया दोस्तों, ऐसे लोग ना इन लोगों के लायक ही होते हैं जो इनको चप्पलों से पीटते हैं। सच कह रहा हूँ मैं आपको।
लोग कहते हैं कि हिंसा बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन लोगों को चप्पलों की ज़रूरत है, इनको चप्पलों से लेडीज़ों से पिटवाओ, तब इनको समझ में आएगा। जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग कर रहा था, अपने बाप की धौंस दिखा रहा था ये गुजरात के नेता का बेटा, इससे तो यही दिखाई दे रहा था कि भैया ये किसी से डर नहीं रहा है। आपको बता दें, यही नहीं दोस्तों, कई लोगों ने इस पर जो यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग पर गुस्सा निकाला है। आपको बताते चलें, इस पर जो यहाँ पर बाकायदा पोस्ट भी की गई हैं सोशल मीडिया पर। गुजरात मॉडल वॉइस लिस्ट फास्ट लाइव बूथ कैप्चरिंग में बीजेपी का गुजरात लीडर्स जो है बूथ कैप्चरिंग कर रहा है। आपको बता दें, उन्होंने आगे लिखा कि इंडिया सेम पित्रोदा, एसपी नसाइड, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, तहसीलदार रेली सवारा, पवन खेड़ा। ये पता है किसके नाम बता रहा है वो? ये उन लोगों के बाद नाम बता रहे हैं जो जिन्होंने कमेंट करा है, जिन लोगों ने शिकायत करी थी कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम की बूथ कैप्चरिंग की जा सकती है। तो ये जानबूझकर जिस बंदे ने इस वीडियो पर कमेंट किया है, वो एक तरीके बीजेपी को तंज कस रहा है कि इन सब ने कई बार कहा है कि बूथ कैप्चरिंग की जाती है, ईवीएम में गड़बड़ियां भी होती हैं, और दोस्तों उसके बाद भी चुनाव आयोग क्या कर रहा है सब देख रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या दोस्तों अगर इस ईवीएम की जगह पर्ची का सिस्टम होता तो कोई ऐसा कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन खैर, इनको कौन समझाए दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और मायावती के रिश्ते हुए दोस्तों उजागर। अखिलेश ने खोली बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों, मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को हटा दिया है दोस्तों। उनका कहना है कि फ़िलहाल अब इनको कुछ दिन के लिए हटाया जाता है पद से, जबकि दोस्तों अभी ही मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया था और दोस्तों अभिषेक को अब हटा दिया गया है। सवाल यही नहीं है दोस्तों, सवाल पता है क्या आ रहा है दोस्तों? दरअसल मायावती के जो भतीजे थे दोस्तों, उन्होंने लगातार जैसे ही वो यहाँ पर आए बीएसपी के वो सबसे बड़े वो बन गए दोस्तों लीडर, वैसे ही उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। ये बात मायावती को नागवारा गुजर गई और सबसे पहले अमित शाह को। माना जाता है मायावती अमित शाह के कहने पर चलती हैं। जब से उनकी सारी संपत्तियां नज़र में आ गई थी, उनके ऊपर छापे पड़े थे, करोड़ों रुपए की संपत्तियां पकड़ी गई थी, जेल जाने के डर से उन्होंने समझौता कर लिया था, जब से आरोप लग रहा है 2014 के बाद से। अब दोस्तों मायावती के भांजे, क्योंकि मायावती तो बीजेपी के ऊपर हमलावर होती ही नहीं है, बस एक आध वो वर्ड बोलकर वो हमेशा कांग्रेस और एसपी को घेरती हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जाहिर सी बात है अमित शाह से जो डील है उनकी। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि इस चीज़ को लेकर मायावती जमकर घिर गई। इसके ऊपर सवाल पूछा गया कि भैया ये जो आप बातें बोल रही हैं, जो बातें हम सुन भी रहे हैं बाकायदा ये कहा जा रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों उन पर नाम भी आया। आपको बताते चले मायावती ने सिर्फ इसलिए हटाया दोस्तों अपने भतीजे को क्योंकि उन्होंने आते से ही तहलका मचा दिया था। कई लोगों को तो ये लगने लगा था कि सच में जो बीएसपी मर गई है मायावती की पार्टी, वो फिर से ज़िंदा हो उठेगी इनके आने के बाद। और दोस्तों सच बताऊं तो बहुत अच्छे बयान दे रहे थे, उन्होंने बीजेपी को घेरा। हालांकि उन्होंने अपने एक बयान में बीजेपी की तुलना आतंकवादियों और खालिस्तानियों तक से कर दी, लेकिन दोस्तों उनके जो बाकी के बयान हैं बहुत ही ज़बरदस्त दिए कि ये बीजेपी की सरकार आपको सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासियों और ख़ास करके अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करती है। 5 किलो गल्ला देकर आपको अत्याचार के लिए रखा गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये गरीबों को कुछ नहीं समझती है, कीड़े मकोड़ों की तरह रोंदना चाहती है। सीधी सी बात है दोस्तों, उन्होंने बीजेपी से कहा कि बीजेपी की सरकार आतंकवादी सरकार है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। हालांकि दोस्तों ये बयान नहीं देना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं कि ये बयान क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज से अलग जा रहा है। लेकिन अगर इस बयान को छोड़कर बाकी उनके सारे बयान देखे जाए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के, तो दोस्तों मायावती को इसी बात का बुरा लगा। अमित शाह ने एक फ़ोन घुमाया, मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को हटा दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अपने भतीजे को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, आप चाहती थी कि वो भी हाथ बनकर दोस्तों बीजेपी के सामने खड़ा रहे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दीपेंद्र हुड्डा। कहा हमें दुष्यंत चौटाला पर भरोसा नहीं, वो कभी भी पाला बदल देगा। दरअसल दोस्तों हरियाणा की सरकार गिरने की कगार पर आ गई है, या फिर यूँ कह दें कि लगभग गिरने ही वाली है। 3 जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस का साथ देंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों दुष्यंत चौटाला ने भी ये ऐलान किया है कि कांग्रेस जो है ये अपील कर दे कि जो है फ्लोर टेस्ट हो
और उसके बाद मैं उनको समर्थन दूंगा जिससे कि हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उन्हें दुष्यंत चौटाला पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर वो सच में मदद का मतलब सरकार गिराना चाहते हैं तो वो पहले लिखित में दें हमें कि वो धोखा नहीं देंगे। सही सी बात ये है दोस्तों, मुझे तो ये पूरा खेल ही समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक दोस्तों वोटों, आप समझिए चुनाव के वक्त सरकार गिरने वाली है, 3 जो विधायक हैं उन्होंने, जो खासकर निर्दलीय हैं, उन्होंने हुड्डा को अचानक समर्थन दे दिया। मुझे तो दोस्तों इसमें बीजेपी की कोई चाल लग रही है कि हरियाणा में उसने कुछ किया ही नहीं, अब की बार तो चुनाव हार रही है, इसलिए बीजेपी ये कर रही है क्योंकि बहुत जल्दी हरियाणा में चुनाव होने वाला है। आपको बता दूं, हो सकता है उससे पहले बीजेपी खुद चाह रही हो कि उसकी सरकार को कुछ हो जाए, या फिर दोस्तों उसकी चाल ये है कि जानबूझकर फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए और बाद में ठेंगा दिखा दिया जाए कांग्रेस को और दुष्यंत चौटाला बीजेपी का साथ दे दें वापस। तो कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है कि चुनाव के वक्त सरकार गिर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो इसमें भाई साजिश की बू आ रही है, क्योंकि अभी बीजेपी के पास पूरी पावर थी, उसकी सरकार कैसे गिर रही है समझ में नहीं आ रहा, जबकि वो जगह जगह नेताओं को ख़रीद रहे हैं। और इधर जो है सरकार गिरने की कगार पे, हालांकि दुष्यंत चौटाला से लड़ाई ज़रूर हुई थी, लेकिन मैं बीजेपी को अभी इतना कमज़ोर इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है, बीजेपी सत्ता से बाहर गई नहीं है, इसलिए दोस्तों अभी वो अपने बल का यूज़ कर सकती है जब तक कि रिज़ल्ट ना आए। लेकिन एक बार रिज़ल्ट आ गया और इंडिया गठबंधन जीत गया तो फिर बीजेपी तो गई, इसलिए हो सकता है बीजेपी को उम्मीद है कि अभी चालबाजियाँ कर ले। तो देखते हैं फ़िलहाल हरियाणा में सच में सरकार गिरने जा रही है या फिर इसके पीछे कोई चालबाजी है बीजेपी की दोस्तों, क्योंकि मुझे तो भैया भरोसा इसलिए नहीं होता कि बीजेपी के पास अभी फ़िलहाल पूरी ताकत है और उसके पास दोस्तों आप समझिए जब वो दूसरों की सरकारें गिराने के लिए विधायक ख़रीद लेते हैं तो क्या दोस्तों वो अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो इसमें कोई बीजेपी की मुझे तो चाल ही नज़र आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत सतर्क है, उसे भी कुछ समझ में आ रहा है, इसीलिए उसने दुष्यंत चौटाला की बातों का भरोसा बिल्कुल नहीं करा है। अगर कांग्रेस गिराएगी तो अपने दम पर कुछ और विधायकों को तोड़कर गिराया जा सकता है, लेकिन देखते हैं फ़िलहाल हरियाणा में क्या गेम पलटता है, क्योंकि तमाम प्लेयर्स तो वैसे ही नाराज़ हैं बीजेपी से, क्योंकि बृजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग चुनाव बेईमानी से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनको दौड़ा देगी। दरअसल दोस्तों हमने देखा बीते दिनों किस तरीके से कई लोगों के ऊपर, खास करके चुनाव आयोग में इन्हें जाने से बार बार रोका जाता है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, वोट डालने नहीं दिया जाता है। कई जगह पर तो हमने देखा समाजवादी पार्टी के कागज़ पर्चियों पर पानी डाल दिया गया। और मैं सच बताऊं, मैं जब मध्य प्रदेश में निकला दोस्तों, एक दिन वहाँ पर गया हुआ था, मध्य प्रदेश में एक दिन दिल्ली गया हुआ था, तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जहाँ पर भी वोट डल रहे होते हैं दोस्तों, वहाँ पर बिल्कुल वोट डलने के पास बीजेपी की पर्चियों का स्टॉल लगा होता है जो पर्ची देते हैं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस का बहुत दूरी पर लगा होता है। तो ये एक असुविधा लगती है कि भैया बीजेपी ने अपना बिल्कुल सामने लगा रखा है कि कोई आलकसी आ रही है वहीं कहीं बीजेपी का ही ले लो और उसको टिकट डालकर ये जा वो जा। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है हर चीज़ में बेईमानियाँ चल रही हैं दोस्तों। पास में बीजेपी को बैठा रखा है, दूर में कांग्रेस को बैठा रखा है। ऐसा ही दोस्तों जब विपक्ष की सरकार बदल जाएगी और जब बीजेपी के साथ ये सब कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। हालांकि हम ये मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जैसा अब इस दुनिया में कोई नहीं आएगा इतना ख़तरनाक, लेकिन दोस्तों बीजेपी में हिंदुत्व के झूठे पाखंडियों की भरमार है दोस्तों। अभी तो आप देखिए मोदी के बाद योगी का नंबर आएगा, योगी भी उछलेंगे अभी तो पीएम पद के लिए। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी हारे कि फिर योगी अपना नंबर लगाएंगे पीएम बनने की रेस में। हालांकि बीजेपी मौका देगी ये नहीं पता, लेकिन दोस्तों एक चीज़ तय है कि भैया योगी तो मोदी से भी ख़तरनाक, आप समझिए इन दो नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ख़तरनाक सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तो पूरी हिंदुत्व में पूरा ढाल देते हैं देश को। आप समझिए जगह जगहों के नाम बदलवाना, नाम बदलने की राजनीति करना। और एक चीज़ साफ दिखाई देती है, इन जैसे लोगों के हाथ में देश कभी नहीं देना चाहिए जो लोग जगहों के नाम बदलते हैं। इनको लगता है जगहों के नाम बदलने से दोस्तों इतिहास मिट जाएगा। इतिहास कभी नहीं मिटता है, नाम बदल जाएंगे लेकिन इतिहास नहीं मिट पाएंगे। मैं तो दोस्तों उसी पर गुस्सा होता हूँ जिस तरीके से हमने देखा तुर्की में चर्च को बदल कर